बोर्ड का प्रेशर हाई, टेंशन हाई और हमारा जोश भी हाई। तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं केमिकल लोचा बाय प्रणव सर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी बुक का सबसे स्कोरिंग चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसके 7 साल के पिछले पीवाईक्यूज। ये चैप्टर सबसे इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक से ही हम अपना स्कोर इजीली बढ़ा सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 2018 का पहला क्वेश्चन है, राइट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ पीटी इन PTEN2Cl2। हमें पता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी जो हमारे पास आती है वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मेरे मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो उसे हम काउंट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में, और उससे कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं या कितने डोनर एटम्स हैं वो हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूं ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्लेटिनम के लिए मैंने सिलेक्ट किया X। En जो हमारा है डाइडेंटेट लिगेंड, इसके ऊपर चार्ज होता है 0। क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया -1, 2 क्लोरीन है तो 2 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 0। तो X की वैल्यू आई हमारे पास 2, प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू आ गई 2। और सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करूं तो मुझे सिंपल कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं, तो En 2 अटैच है, पर मुझे पता है En एक डाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो डोनर एटम्स इसके हुए टोटल 4। तो 4 + 2 क्लोरीन इज इक्वल टू 6। तो प्राइमरी वैलेंसी आई हमारे पास 2 और सेकेंडरी वैलेंसी आई 6। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। What type of isomerism is exhibited by CONH3Cl SO4? भाई ऐसे एक क्वेश्चन को पहचानने का तरीका बताता हूं। हमें यह चेक करना है कि हमें काउंटर आयन क्या गिवन है। अगर मुझे काउंटर आयन या लिगेंड में कहीं भी H2O गिवन है तो मैं बिना सोचे समझे लिख दूंगा कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। पर अब कहीं भी H2O गिवन नहीं है तो मैं इसका जो दूसरा आइसोमर बना सकता हूं वो है कोबाल्ट NH3 SO4 और क्लोरीन बाहर आ गया। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें लिगेंड और हमारे काउंटर आयन के बीच एक्सचेंज हो जाए, कि लिगेंड हमारा जो था वो काउंटर आयन बन जाए और काउंटर आयन जो था वो लिगेंड बन जाए, ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। और इसे अटेम्प्ट करने का तरीका आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 1 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आपको सिर्फ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का नाम लिखना है, फालतू एक्सप्लेन नहीं करना। जितनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमें उतना ही अटेम्प्ट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स COF6 3-। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हर साल आपको VBT से ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास VBT का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट के लिए मैंने X लिख लिया, फ्लोरीन -1 × 6 और मॉलिक्यूल पे चार्ज, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -3। तो X की वैल्यू आती है हमारे पास +3। अब मैं लिखूंगा कोबाल्ट +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट +3 की अब जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने चलूंगा तो कोबाल्ट आता है हमारे पास 27 नंबर पे। 27 के लिए मैंने लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो 4s0 और 3d6। 4s0 3d6 अगर मैं इसे बनाता हूं तो ये आ गए मेरे पास 3d ऑर्बिटल्स 1
2 3 4 5 और एक 6, 4s हमारे पास खाली है, 4p खाली है। अब मुझे चेक करना है फ्लोरीन कैसा एलिमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। मुझे पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, और पेयरिंग अगर नहीं होगी तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में ही रहेंगे। तो फ्लोरीन कहाँ गया, S 3p और 4d के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आई, sp3d2। और दूसरा उसने आपसे पूछा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 4। ये आ गया दूसरा आंसर। बहुत ही आसान शब्दों में जितना आंसर पूछा गया हम उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2018 का ही। राइट द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ द हेक्सासाइनोफेरेट, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट। हमें IUPAC फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का लिखना है। तो अगर मैं देखूं तो आयरन 3 Fe, मेटल का नाम पहले आया है, और मेटल का नाम पहले कब आता है, जब मेरे कॉम्प्लेक्स में उसे एज अ काउंटर आयन यूज किया हो, और काउंटर आयन जब पहले लिखा जाए तो वो मेटल ही होता है और उसे हम आगे लिखते हैं। अब इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो दी गई है वो आपको दी गई है +3। फिर आए लिगेंड का नाम हेक्सासाइनो, मतलब 6CN और Fe3। तो अगर मैं यहां से कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज देखूं तो मेरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा, Fe2 है मेरे पास, साइनाइड -6 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर, -4 चार्ज। कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 चार्ज, आयरन के ऊपर +3 चार्ज। तो अगर ये आ गया +3। फॉर्मूला मेकिंग 9th क्लास का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। हम दोनों चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो ये मेरे पास हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आया FeF4 FeCN6 होल 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये था हमारा डिजायर्ड आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When a coordination compound CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3, 2 mole of AgCl are precipitated per mole of the compound. What is the structural formula of the coordination compound? बहुत ही आसान तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपने AgNO3 को जब मिक्स किया तो आपके पास कितने AgCl आए, आपको ये चीज चेक करनी है। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके आयन को, इसके ऊपर जो भी चार्ज होता है उसे बैलेंस करता है काउंटर आयन, मतलब आयनिक पार्ट। और अब इसमें मैंने AgNO3 मिलाया तो AgCl मिला मुझे। इसका मतलब क्लोरीन ने NO3 को रिप्लेस कर दिया। और कौन से क्लोरीन ने किया, जो कि काउंटर आयन में प्रेजेंट था। कितने AgCl मिले, 2। तो 2 AgCl मुझे मिले हैं, 2 मोल ऑफ AgCl मुझे अगर मिले हैं, इसका मतलब 2 क्लोरीन काउंटर आयन में बाहर थे, तो मैंने लिख दिए ये 2 क्लोरीन काउंटर आयन में बाहर। अब क्या आया, कितने क्लोरीन बचे, क्रोमियम और एक क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बचे मेरे पास, 6, जिनमें से 5 अंदर और 1 बाहर, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही पढ़े थे, ठीक है। तो ये कैसा आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर मैं बनाऊं तो आंसर मेरे पास आता है CrClH2O5 Cl2.H2O। आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में ये चेक करना है कि कितने मोल ऑफ AgCl बने हैं। जितने मोल ऑफ AgCl हमारे पास बने हैं उतने ही क्लोरीन हमारे काउंटर आयन में आ जाएंगे और बाकी बचे हुए क्लोरीन लिगेंड बन जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एंड अ डबल सोल्ट। डबल सोल्ट जो बनता है, आपसे डिफरेंस पूछा गया है, सबसे पहले डिफरेंस के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। डबल सोल्ट जो बनता है वो आयंस को मिक्स करने से बनता है। मेनली इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस आयनिक बॉन्ड, दोनों होते हैं। जब भी मैं किसी डबल सोल्ट को पानी में सोल्यूबल करूंगा, पानी में मिलाऊंगा, तो मुझे सिर्फ आयंस ही मिलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आयंस मिलेंगे। और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को जब मैं पानी में घोलूंगा तो मुझे कोई ना कोई फिर भी कॉम्प्लेक्स बचा हुआ मिल जाएगा, बिकॉज इसमें सारे बॉन्ड आयनिक नहीं होते। एंड इससे ज्यादा आपसे वो पूछने भी नहीं वाला है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर फॉर। हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर बतानी है। दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर हमारे पास होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। बहुत ही सिंपल पहचान, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे हम उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक। जहां हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं मिलता, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर्ड हैं, उसे हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। तो आगे बढ़ते हैं। FeH2O6 होल 2। H2O मुझे पता है एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो Fe की अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो Fe को X लिखा, H2O के लिए 0 इज इक्वल टू +2, X की वैल्यू कितनी आ गई, +2। हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकालनी है और H2O का मुझे पता है कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो Fe+2 मतलब Fe का नंबर कितना होता है, 26। 26 के लिए अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 4s0 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भेजने थे +2, तो दोनों S से गए। 3d6 है, H2O का मुझे पता चुका है वीक फील्ड है, क्या पेयरिंग होगी, नहीं होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, वीक फील्ड लिगेंड है, अपनी जगह नहीं बना पाया है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई मेरे पास, sp3d2। वहीं दूसरी ओर अगर मैं NiCN4 की बात करूं तो ये आया मेरे पास X, साइनाइड के लिए -1 × 4 -4 इज इक्वल टू -2, X की वैल्यू आ गई 2। निकल का एटॉमिक नंबर 28, क्या बना हमारे पास 4s0 3d8। अब 3d8 आ चुका है और 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारे पास दो हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, एक होती है sp3 और दूसरी होती है dsp2। sp3 और dsp2 में फर्क क्या होगा, चलो यहीं पे हम बना के देखते हैं। ये मैंने D बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 4s0, ये 4p आ गया हमारे पास। Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, मेरे पास एक D खाली हो गई, मुझे एक ही D खाली चाहिए थी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, dsp2, एक यहां और 2 p में। और dsp2 के लिए मेरे पास शेप क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर। और उसने आपसे और क्या पूछा है, मैग्नेटिक बिहेवियर। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं बचा है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के कारण पेयर हो चुके हैं, तो बिहेवियर कैसा आया है इसका, डायमैग्नेटिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4 इज।
कार्बोनिल ग्रुप पर मुझे पता है, कार्बोनिल ग्रुप पर चार्ज होता है 0। निकल को माना मैंने x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? 0। तो हमारे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आई? 0। नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ FeCN6 3 पॉजिटिव। ये देखिए हर साल VBT से क्वेश्चन है, एवरी ईयर वो आपको IUPAC नेम, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हर साल VBT से हमें क्वेश्चन दे रहा है। तो ये इस टॉपिक को अपने आप में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बना देता है। FeCN6 x Cn की -1 चार्ज इंटू 6 इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? +3। Fe+3 की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं तो ये आती है मेरे पास 4s0 3d5। अब मुझे देखना है साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। Cn साइनो ग्रुप हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। मुझे क्या मिलेंगे? d ऑर्बिटल्स खाली मिल जाएंगी। तो अपने आप में ही हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? D2sp3 बिकॉज ऑफ पेयरिंग एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। दूसरा उसने आपसे पूछा है IUPAC नेम। IUPAC नेम में हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड का नाम क्या आ गया? हेक्सा, साइनो, साइनाइड ग्रुप था, साइनो या साइनाइडो। नेक्स्ट आयरन, और आयरन के साथ हमारे पास कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो मेटल के नाम के साथ क्या जुड़ जाएगा? 8। तो ये आ गया फेर8। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास? +3, तो रोमन नंबर्स में, और चार्ज है तो आयन। ये आ गया हमारा IUPAC नेम, और ये आ गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन। आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। What is the difference between a ambidentate and a chelating ligand? Ambidentate ligand मोनोडेंटेट की ही एक सब कैटेगरी है। वो मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा हमारे पास डोनेटिंग लिगेंड्स हो या डोनेटिंग एटम्स हो, उन्हें क्या बोला जाता है? एम्बीडेंटेट। पर वो अटैक या डोनेट एक ही से कर दे, जैसे कि साइनाइड, NO2, और क्या हो सकता है? थायोसाइनाइड, HCl। ये सभी क्या है? एम्बीडेंटेट। या तो कार्बन ही लोन पेयर डोनेट करेगा या नाइट्रोजन ही करेगा, नाइट्रोजन करेगा या ऑक्सीजन करेगा, सल्फर करेगा या नाइट्रोजन करेगा। ठीक है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड जो हमें क्या दें? बताइए, 2 डोनर एटम्स दें पर दोनों में से सिर्फ एक ही अटैक कर रहा हो, उसे क्या बोला जाएगा? एम्बीडेंटेट लिगेंड। आगे बढ़ते हैं चिलेटिंग लिगेंड की तरफ। ये होते हैं बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट। बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट मतलब मोनोडेंटेट के अलावा सभी, जो कि हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 to 5 मेंबर्ड रिंग बना लें। इनके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग एटम्स तो होते हैं, पर वो अलग अलग होते हैं और सेम टाइप पे अटैक कर रहे होते हैं। जैसे कि EN, इथाइलिन डाइअमीन, क्या पढ़ा था? CH2 NH2 CH2 NH2 और नाइट्रोजन दोनों ही लोन पेयर डोनेट करते हैं हमारे मेटल को। तो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग हमारे पास बन गई। ठीक है, इसे ही क्या बोला गया? चिलेटिंग लिगेंड, क्योंकि इसने जो ये रिंग बनाई है, इस रिंग को हमने नाम दिया चिलेट रिंग। आगे बढ़ते हैं। 2020 का एक क्वेश्चन है असर्शन और रीजन। भाई, असर्शन और रीजन सॉल्व करने के लिए मैं सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूं कि असर्शन और रीजन को हमें अपनी छोटी क्लास का ट्रू और फॉल्स मान के चलना है। असर्शन और रीजन हमारे छोटी क्लास का अगर ट्रू और फॉल्स है, तो सबसे पहली चीज मैं दोनों स्टेटमेंट को यह चेक करूंगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है।
अगर मेरी पहली ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो आपको बिना सोचे समझे ऑप्शन पढ़ना है, और ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ये ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम टाइप आपको अवेलेबल होगा और आपको उसको टिक कर देना है। आपको सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रू हो जाता है और ये फॉल्स हो जाता है रीजन, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत नहीं है और आप ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, टिक कर सकते हैं। यहां से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को। पर अगर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो आपको सिंपल क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद बिकॉज लगाना है और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। बिकॉज लगाने के बाद अगर दोनों स्टेटमेंट में कोई सेंस बनी तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और कोई सेंस नहीं बनी, नॉर्थ और साउथ की बातें कर रखी हैं, तो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो पढ़ते हैं, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल ठीक, लो स्पिन हम नहीं देखते टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को। अगला, CFE-SC इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। कौन सी चीज कह रहा है? ये वाली चीज कह रहा है, जो कि उसने बिल्कुल ठीक कही है। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, वो टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में कम होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो अपने आप में ट्रू हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ए या बी। या तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर मैं देखूं, मुझे सिर्फ इसके पीछे बिकॉज लगाना है। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड बिकॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेंस बनी या नहीं बनी? सेंस बनी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। खत्म। आगे बढ़ते हैं, 2020 का ही अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट अपॉन रिएक्टिंग विद AgNO3। मैंने आपको अभी अभी एक बहुत ही इजी ट्रिक बताई थी। AgNO3 कौन से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है? जो कि हमारे पास काउंटर आयन में प्रेजेंट होता है, ना कि लिगेंड में। तो क्या यहां काउंटर आयन में प्रेजेंट है? नहीं है। क्या इस केस में काउंटर आयन में प्रेजेंट है? नहीं है। क्या इस डी ऑप्शन में काउंटर आयन में प्रेजेंट है? नहीं है। क्लोरीन कहां प्रेजेंट है? सिर्फ यहां। तो यही तो आयन का एक्सचेंज होगा। क्लोरीन AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेगा, और AgCl का अपने आप में ही हमें कलर भी पता चल गया, कैसा प्रेसिपिटेट है? व्हाइट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। इन दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? भाई मैं कहता हूं सोशल मीडिया पर आजकल उर्फी जावेद फेमस है। क्यों? क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल है, उसके कपड़े अनसिमेट्रिकल है। वो ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि वो सोशली एक्टिव है और अनसिमेट्रिकल, दुनिया से अलग चल रही है। गुड फॉर हर, केस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी यही चेक करना है कि हमारी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो है जो अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल ही ट्रेंड है। तो अनसिमेट्रिकल सब्सटेंस ही हमें ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगी। मुझे दोनों बनाने हैं। ये आया क्रोमियम। सिस बनाना है तो सिस इज सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। तो ये आ गया हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सोलेट और ऑक्सोलेट, क्योंकि डाइडेंटेट है। दूसरी तरफ हमने ट्रांस बनाया तो क्रोमियम,
ऑक्सोलेट ऑक्सोलेट, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सोलेट ऑक्सोलेट, दोनों में से कौन सा केस अनसिमेट्रिकल है? सिस वाला। ठीक है, सिस वाला है तो इसी की मिरर इमेज पॉसिबल होगी और यही क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड्स की बात करें तो वही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल होंगे और जिनकी मिरर इमेज उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल कार्बोनिल्स, मेटल और कार्बोनिल कंपाउंड्स का नेचर कैसा है? इसमें हमारे पास दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा और पाई। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अपना लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, पर इन रिटर्न मेटल भी तो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इसके साथ कैसा बॉन्ड बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। और आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है। एनसीईआरटी में आपके चैप्टर में लास्ट में सिर्फ एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन्ड है कि मेटल कार्बोनिल्स कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें कार्बोनिल और मेटल दोनों का ही हमारे पास इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। कार्बोनिल ग्रुप लिगेंड के थ्रू बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्राइअमीन ट्राइनाइट्रेटो ओ कोबाल्ट 3 इज। तो ये देखते हैं। सबसे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा। मुझे देखना है ट्राइअमीन, ट्राइअमीन आया, 3 अमीन आ गए मेरे पास। ट्राइअमीन के बाद अगर मैं देखूं ट्राइनाइट्रेटो मतलब NO2, और NO2 में भी किससे लिंकेज है? O से, ऑक्सीजन ने लिंकेज की है। तो आप इसे साथ के साथ ONO भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑक्सीजन से लिंकेज है। और कोबाल्ट, ये आ गया कोबाल्ट। अब मुझे फाइंड आउट करना है जो है नाइट्रेटो, नाइट्रेटो 3 थे तो NO2 होल थ्राइस। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आने वाला है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो कोबाल्ट कितना आया? 3। NO2 पर चार्ज होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 3। NH3 पर चार्ज हो गया हमारा 0। तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो कोबाल्ट पर चार्ज क्या आया हमारे पास? 0। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी क्या आ गया फिर यहां पर? चार्ज 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो 2022 का क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सेम, पहले हम किसका नाम लिखेंगे? हमारे सभी जितने भी हमें लिगेंड्स गिवन है उन सब का नाम, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक सेकेंड, ये आएगा हमारे पास टेट्रा अमीन, क्योंकि 4 अमीन ग्रुप हैं। फिर हाइड्रोजन H2O के लिए क्या लिखते हैं हम? एक्वा। एक्वा के बाद कौन आया? क्लोराइडो। क्लोराइडो के साथ हमारा मेटल का नाम क्या आ गया? कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद आई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद आया काउंटर आयन का नाम क्लोराइड। अब हमें निकालनी है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो X अमीन पर चार्ज 0, वाटर पर चार्ज 0, क्लोरीन पर चार्ज -1। क्लोरीन कितने हैं? 2 काउंटर आयन में, तो काउंटर आयन का चार्ज -2, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या आ गया? +2। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 3 हमारे पास। 1 2 3 रोमन नंबर्स में हमने इसे लिख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेट एंड बाइडेंटेट लिगेंड। यही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं।
एम्बीडेंटेट लिगेंड बता चुका हूं, एम्बीडेंटेट लिगेंड हमारे कौन से हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, जिनकी डेंटिसिटी हमारे पास 1 है, जो उनके पास एक ही डोनर एटम होता है। पर एम्बीडेंटेट उसका एक स्पेशल केस है कि वो मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स हो, पर वो डोनेट सिर्फ एक से ही करे। एग्जाम्पल साइनाइड, NO2 या SCN। बाइडेंटेट लिगेंड, वहां चिलेटिंग लिगेंड था, यहां बाइडेंटेट, जिनकी डेंटिसिटी कितनी हो, 2 हो, 2 डोनर एटम हो, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये चिलेट रिंग फॉर्म करते हैं, चिलेट रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है, या चिलेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सोलेट, इथाइलिन डाइअमीन, ये सब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ FeNH3 3 पॉजिटिव एंड FeC2O4 3 नेगेटिव, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल? वो कॉम्प्लेक्स जो हमारा चिलेट इफेक्ट शो कर रहा होगा, क्योंकि चिलेट रिंग या चिलेट इफेक्ट, चिलेशन से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है, पर मोनोडेंटेट है, और C2O4 ऑक्सोलेट आयन जो है वो हमारा क्या है, बाइडेंटेट है, जो कि क्या फॉर्म करता है, चिलेट रिंग फॉर्म करता है, और चिलेट रिंग से ही हमारी क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ। देखिए फिर से VBT का क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन हमें मिल रहा है, हमसे पूछी गई है हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मैग्नेटिक बिहेवियर में हम देखेंगे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। NiCl4, मैं X की वैल्यू निकालता हूं, निकल क्लोरीन 1 × -4 इज इक्वल टू -2, X की वैल्यू आ गई +2। कोबाल्ट के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो X NH3 पर 0 इज इक्वल टू +3, X की वैल्यू आ गई +3। फिर Fe6 X -1 × 6 इज इक्वल टू -3, X की वैल्यू आ गई +3। अब आगे अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन, और ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास 2 हाइब्रिडाइजेशन आ सकती हैं, sp3 और dsp2। निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास 28, और +2 ऑक्सीडेशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 4s03d8। पर क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्लोरीन वीक फील्ड होने के कारण पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ये अपने लिए एक d ऑर्बिटल खाली नहीं कर सकता, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। और शेप क्या आ गई, टेट्राहेड्रल। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अनपेयर्ड ही रहे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, नहीं पूछे, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ गया हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। अब अगर मैं CONH3 की अगर बात करूं तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो है +3 मतलब कोबाल्ट 27 नंबर पे, 27th नंबर पे है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई मेरे पास 4s0 और 3d6। NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग कराने के बाद ये अगर मैं d ऑर्बिटल की बात करूं, 1 2 3 4 5 और एक 6, पेयरिंग कराने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, हमारे पास 2 d ऑर्बिटल खाली हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई हमारे पास, D2sp3, और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। अगली बात अगर मैं करूं हमारे पास FeF6 की, तो FeF6 के लिए मेरे पास
जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, और Fe मुझे पता है 26 नंबर पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आई 4s0 3d5, और फ्लोरीन पेयरिंग नहीं करा सकता तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूं के यूं बचे हैं, यूं के यूं बचे हैं, तो मेरा क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का हो गया। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आते ही मुझे मैग्नेटिक बिहेवियर का पता चल गया। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं, पेयरिंग नहीं हुई, अंदर वाली डी खाली नहीं हुई, तो कौन सी डी यूज हो जाएगी, बाहर वाली, और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में ही हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल इन COH2O CnEn2 होल ट्वाइस +2 पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने कहा x लिखेंगे हम हमारे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, वाटर पर चार्ज आया 0, Cn पर चार्ज आया -1, En का चार्ज अगेन 0, और पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज +2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +3। ये आ गई हमारी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो लिगेंड्स काउंट करते हैं 1 2, En कितने हैं 2, पर En एक कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब 2 × 2 4, तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास क्या आ गई 6। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन एम्बीडेंटेट लिगेंड विद एग्जांपल। तीसरी बार कुछ ही सालों में हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये है मोनोडेंटेट लिगेंड जिसके पास मोर देन 1 डोनर एटम है, और तीसरा हमें लिखना है इसका एग्जाम्पल CnNO2 और SCN। बिना रुके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन चिलेट इफेक्ट, हाउ इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। चिलेट इफेक्ट है क्या, और वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो चिलेट इफेक्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चिलेट इफेक्ट जब बनता है जब कोई बाइडेंटेट लिगेंड हमारे मेटल के साथ कोई रिंग फॉर्म कर ले 4 2 या 5 मेंबर की। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी अभी दिया था इथाइलिन डाइअमीन का। ये मेरे पास इथाइलिन डाइअमीन है, जब ये दोनों नाइट्रोजन एक ही सिंगल मेटल को लॉन पेयर डोनेट करेंगे तो ये एक 4 to 5 मेंबर्ड रिंग बनी जिसे हमने कहा चिलेट रिंग। और इसी इफेक्ट को क्या बोला गया हमारे पास, चिलेट इफेक्ट। स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है, पहले भी एक्सप्लेन किया था। चिलेट इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वैलेंसी आपसे पूछी गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल इन Na3Cr(C2O4) होल थ्राइस। सोडियम पर चार्ज होता है +1, तो 3 सोडियम हो गए तो +3, तो हमारे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या आ गया, -3। तो क्रोमियम C2O4 होल थ्राइस, क्रोमियम को माना मैंने X, C2O4 ऑक्सलेट आयन जो है उस पर चार्ज होता है -2, और ऑक्सलेट आयन है कितने मेरे पास, 3, और मेरे कॉम्प्लेक्स पर भी चार्ज कितना है, -3। तो x -6 इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू आ गई +3। ये आ गई मेरे पास प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी वैलेंसी जो ये एक C2O4 हमें गिवन है, ऑक्सोलेट हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड अगर हमारे पास है तो बाइडेंटेट 2 डोनर एटम्स कंटेन करता है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या आया, टोटल 3 हुए तो 3 से क्या आ गया, 3 2 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास क्या आ गई, 6।
ध्यान अगर आपने दिया होगा तो जब भी हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का क्वेश्चन दिया गया है, मैक्सिमम टाइम हमें एक बाइडेंटेट लिगेंड प्रोवाइड किया गया है ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो और इस क्वेश्चन को गलत करें जो आपको इजीली स्कोर दिला सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिगेंड EDTA4 नेगेटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। MCQ क्वेश्चन था 2024 का। लिगेंड EDTA किसका एग्जाम्पल है? कैसा लिगेंड है ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। पॉलीडेंटेट या आप इसे लिखते सकते हैं हेक्साडेंटेट। इसकी डेंसिटी होती है 6। अब EDTA होता क्या है? EDTA की फुल फॉर्म इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। 6 डोनर एटम इसके पास होते हैं तो इसकी डेंसिटी भी क्या होती है? 6। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? हेक्साडेंटेट लिगेंड। आगे बढ़ते हैं। 2024 का C2O4 फॉर्म्स डैश रिंग। C2O4 जो हमारे पास है, ऑक्सोलेट आयन जो हमारे पास है, वो कैसी रिंग फॉर्म करता है? अभी 2 क्वेश्चन पहले ही हम करके आए थे। कैसी रिंग फॉर्म करता है? चिलेट रिंग। और चिलेट रिंग स्टेबिलिटी क्या करती है? बढ़ा देती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयनाइजेबल? किसमें आयन नहीं बनेंगे? जो नहीं भी पढ़ा वो भी आसानी से बता सकता है इन तीनों में से सबसे अलग कौन दिख रहा है। और जो पढ़े हैं उन्हें यह पता है कि आयन बनते कैसे हैं। आयन हमारे पास मिलते हैं काउंटर आयन जहां प्रेजेंट हो। काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी चार्ज होगा, हम उसे इजीली आयन में डिसोसिएट कर सकते हैं। यहां पर कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो इसे हम आयनाइजेबल नहीं कर सकते। आगे, राइट द IUPAC नेम ऑफ PtCl2En2NO3 होल ट्वाइस। IUPAC नेम हमें लिखना है। फिर से वही बड़ा सिंपल सा तरीका, हम शुरुआत करेंगे हमारे लिगेंड से। क्लोराइडो, इथाइलिन डायमीन और हमारे पास क्या है? नाइट्राइटो। तो CEN पहला कौन लिखे जाएगा? क्लोराइन। तो ये क्या आ गया? डाई क्लोराइडो। 2 क्लोरीन थे। इथाइलिन डायमीन भी कितने हैं? 2। इसके नाम में ऑलरेडी डाई या बाई यूज हो रहा है तो हम इसके नाम के साथ क्या लिख देंगे? बिस। बिस इथेन 1,2 डाई अमीन। आगे क्या आ गया? नाइट्राइट, नाइट्रिटो। डाई है तो डाई आ गया, डाई नाइट्रिटो। प्लेटिनम, और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करनी है। क्लोरीन -2, इथाइलिन डायमीन 0, नाइट्रिटो -1 × 2 -2 PtX। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? +4। रोमन नंबर्स में हमने लिख दिया। ये आ गया हमारा IUPAC नेम। आगे अगर हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, हाउ इज CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल रिलेटेड टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स? NCERT में ये क्वेश्चन एक सिंपल सी लाइन में दिया गया है आपको, अगर आप पढ़ेंगे तो, कि ऑक्टाहेड्रल की जो CFSC है वो टेट्राहेड्रल से कैसे रिलेटेड है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हर साल किसी ना किसी चैप्टर से आपको एक ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो आपकी NCERT के इन टेक्स्ट में से होगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, टेक्स्ट की बात कर रहा हूं कि कहीं से भी वो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, NCERT नॉलेज चेक करने के लिए वो आपको चैप्टर के बीच से कोई ना कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा और ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल से कैसे रिलेटेड है दोनों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो ये रिलेशन हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज हीट्रोलिप्टिक?
हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन सा होगा? जिसके पास एक से ज्यादा हमारे पास क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे। तो इसमें तो सेम काइंड ऑफ लिगेंड है सारे, और इसमें अलग अलग तरह के हैं, तो हमारा आंसर। और अगर वो आपसे वाई भी पूछ ले तो सिंपल एक्सप्लेन करना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, दो से ज्यादा तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, दो तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, और इसमें सिर्फ एक तरह के लिगेंड हमारे पास प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4 आर। NiCO4 दूसरी बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इसमें हमें पता है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 4s0 3d, सॉरी 4s2 3d8। पर मुझे पता है जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर मैं ऑर्बिटल्स के डायग्राम बनाऊं, हमारे पास s फील्ड है और d में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस है, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा? पेयरिंग करा देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर वाली ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट होने के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन आई हमारे पास? s खाली हो गई और 3p, 4 लिगेंड थे आगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या बनी? sp3। शेप क्या आ जाएगी इससे? sp3 से शेप क्या आई हमारे पास? टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं पेयरिंग होने के कारण, तो क्या आ गया हमारे पास? मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ। ऑप्टिकल आइसोमर का स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना। और ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनेगा? जब इसकी मिरर इमेज फॉर्म होगी और वो इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी। अभी अभी पढ़ा था ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? अनसिमेट्रिकल। तो हमें इसकी एक अनसिमेट्रिकल शेप बनानी पड़ेगी। अनसिमेट्रिकल शेप ये आया PT, ये हमने ऑक्टाहेड्रल शेप बनाई, ये आ गया एक EN, ये आ गया हमारे पास दूसरा EN, और ये आ गए क्लोरीन। ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं तो ये आ गई मिरर इमेज हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्टिकल आइसोमर की आपसे एक इमेज पूछी गई है या स्ट्रक्चर पूछा गया है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 का ही हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड स्टेट इज एसोसिएटेड विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए के साथ जनरली कौन सी हाइब्रिडाइजेशन एसोसिएट होती है? लो स्पिन कौन सी होती हैं? जिसमें हमारे पास जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, जो कि पेयरिंग करवा देते हैं। पेयरिंग करवाने वाली स्टेट में हमारे पास अंदर वाली D खाली होती है। अंदर वाली D किस केस में खाली हो रही है? D2sp3 में। डायरेक्ट आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में ही पूछा गया द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा कौन सा आइसोमेरिज्म शो किया जाता है? तो ये जो आइसोमेरिज्म शो करता है वो करता है ज्योमेट्रिकल सिसोट्रांस शेप बनेगी। अभी अभी बना के आए थे। और ऑप्टिकल भी बनेगा, दोनों तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। अभी अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में हमने इसी की शेप बनाई थी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा सिलसिला खत्म होता है PYQs का। 2018 से लेके 24 तक के हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के सारे PYQs डिस्कस कर लिए हैं, और आगे भी हम ऐसे ही PYQs डिस्कस करते रहेंगे ताकि हम एक अच्छा और मजबूत स्कोर बना सके 2025 के बोर्ड वाले पेपर्स में।
तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अपना जोश हाई रखिए और टेंशन कम रखिए, क्योंकि हम सॉल्व करते रहेंगे PYQs ऐसे ही, ताकि हम स्कोर कर सके एक बेहतर स्कोर। गुड लक।